हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अश्विनी कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के अंदर। आज हम क्या करेंगे बेटा, 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण कंप्लीट करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं वो आज हम समझेंगे बेटा। तो आज के हमारे बिंदु क्या है जो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित किया जाता है। और हमारे मन में एक सवाल उठता होगा, क्या हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ही क्यों कर रहे हैं। ये इस वीडियो में इसका भी क्या मिलेगा बेटा, आपको जवाब मिलेगा। अब आपसे मैं एक साधारण सा सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपने 9th क्लास के अंदर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन पढ़े थे? तो बेटा भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वो किसी वस्तु के बाह्य गुणों को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये क्या है बेटा, 10 सेंटीमीटर का पेन है। अगर 10 सेंटीमीटर का पेन है, इसको मैं 5-5 सेंटीमीटर के 2 टुकड़ों में तोड़ देता हूं, तो इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसकी लंबाई में परिवर्तन कर दिया। या आप किसी वस्तु की चौड़ाई में परिवर्तन करो, ऊंचाई में परिवर्तन करो, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, भौतिक परिवर्तन होते हैं। अब रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, जब किसी वस्तु के आंतरिक संगठन में क्या कर दिया जाता है, बदलाव कर दिया जाता है। अब बोलोगे आंतरिक संगठन में कैसे बदलाव करा जाता है। आपने देखा होगा कि आपके घरों के अंदर दूध से दही जमता है। दूध से दही कैसे जमता होगा, दूध से हम क्या करते हैं बेटा, उसको पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के पश्चात उसके अंदर क्या करते हैं अपन, थोड़ा सा दही या छाछ डाल देते हैं। कुछ घंटों के पश्चात वो क्या होता है, दूध दही में जम जाता है। अब इसके अंदर हुआ क्या, क्या आप दही से वापस से दूध बना सकते हो क्या? आप बोलोगे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो दही है उसका जो संगठन था वो पूर्णतः क्या हो गया बेटा, बदल चुका है। और जब बदल चुका है तो बदला क्यों है, क्योंकि उसके आंतरिक संरचना में क्या हुआ बेटा, बदलाव हो गया। जब किसी के वस्तु के आंतरिक संरचना में बदलाव होता है उसी को क्या कहते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, देखो इसकी परिभाषा देखते हैं अपन। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे क्या कहा जाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। आप यहां पे देख सकते हो, हमने यहां पर क्या लिया बेटा, हाइड्रोजन लिया है। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे साथ कराई है, ऑक्सीजन के साथ करवाई है। और ये हमें क्या प्राप्त हुआ बेटा, H2O प्राप्त हुआ है, यानी जल प्राप्त हुआ। यानी जब दो पदार्थ मिले तो उनसे एक नया पदार्थ बनता है, यही क्या होती है बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक और आपको पॉइंट बताता हूं बेटा, कि आप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को उसकी भौतिक विधियों के द्वारा क्या नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते। आप बोलोगे भौतिक विधियां क्या होती है, जैसे एग्जांपल देख लो, वाष्पीकरण हो गया, ऊर्ध्वपातन हो गया, आसवन हो गया, अपकेंद्रीकरण हो गया, ये सारी की सारी क्या होती है, भौतिक विधियां होती है। आप बोलोगे अभी अलग करने का मतलब क्या होगा, देखो बेटा, हम एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर क्या डालते हैं बेटा, जल डालते हैं। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2 होता है। अब इस बीकर को क्या करते हैं, एक बर्नर के ऊपर रखते हैं। सामान्यतः इसको क्या बोलेंगे अपन, गैस ही बोल लेंगे। हमने बर्नर बनाया, लो भाई बर्नर बना लिया। अब इसको अपन क्या कर रहे हैं बेटा, गर्म करेंगे। तो क्या होगा, गर्म करने पर पानी क्या होता है, उबलता है। उबलने के बाद में क्या बनता है, जलवाष्प बनता है, जिसको अपन भाप कहते हैं। और ये जो भाप होता है इसका फॉर्मूला भी क्या होता है बेटा, H2 होता है। भाप किस अवस्था में होती है, गैस अवस्था में होता है। यहां पे कौन सी क्रिया हुई है, कौन सी क्रिया हुई है, वाष्पीकरण क्रिया हुई है। अब आप यहां पर देखोगे, यहां आप देख रहे हो जो पहले पदार्थ लिया था वो भी H2 है, बाद में अवस्था में परिवर्तन हुआ वो भी क्या है, H2 है। इसका मतलब क्या हो, अगर आप इस पानी को गर्म करते तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्योंकि किसी भी भौतिक अभिक्रिया से आप वापस से पुनः वो पदार्थ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए पॉइंट आपको याद रखना जरूरी है। अब रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से उदाहरण होते हैं बेटा, जैसे दही का जमना, लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला होना, भोजन का पाचन, तांबे का हरा होना या श्वसन, ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्या पूछते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं में कौन से परिवर्तन होते हैं। क्या बोला मैंने, परिवर्तन कौन से होते हैं।
ये याद रख लेना, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। एक होता है अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन और गैस का उत्सर्जन। ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। अब आपको देखो, आपकी बुक के अंदर एक क्रियाकलाप है। क्रियाकलाप कौन सा भैया, 1.1। इस क्रियाकलाप के अंदर क्या होता है, आप क्या लेते हो, एक मैग्नीशियम का टुकड़ा लेते हो जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम रिबन। रिबन का मतलब होता है बेटा टुकड़ा। इस मैग्नीशियम रिबन को आप क्या करते हो, रेजमाल की सहायता से क्या करते हो, साफ करते हो, यानी घसते हो। आपने घस लिया, उसके बाद में आप क्या करते हो, बर्नर की सहायता से इसका क्या करते हो बेटा, दहन करते हो। याद रख लेना बेटा, किसी भी वस्तु को जलने के लिए सामान्यतः किस गैस की आवश्यकता होती है, वो कौन सी गैस होती है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस के बिना कोई भी पदार्थ पूर्णतः जल नहीं सकता। तो हमने क्या करा, मैग्नीशियम रिबन लिया, उसको वायु की उपस्थिति यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका क्या कराया, हमने दहन कराया। जब ये जल रहा था तो इसमें से एक रोशनी निकली, उस रोशनी का कलर कैसा था बेटा, श्वेत था, यानी श्वेत लो निकली। उसके बाद में आपको पता होगा, जब हम किसी भी चीज को जलाते हैं उसका वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या होगा बेटा, इसका पाउडर बनेगा। और वो पाउडर कैसा होगा बेटा, वो भी कैसा होगा बेटा, श्वेत चूर्ण होगा या श्वेत पाउडर बोल सकते हो। इस श्वेत पाउडर का नाम क्या है बेटा, इस श्वेत पाउडर का नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। आप यहां पे देखो, हमने एक पूरा का पूरा क्या करा बेटा, एक प्रोसेस करा। हमने कोई पदार्थ लिया, उसकी किसी चीज से क्रिया करवाई, क्रिया करने के बाद में कोई नया पदार्थ बना। ये तो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को निरूपित करने के लिए दो तरीके होते हैं। अब आप दो तरीकों से क्या कर सकते हो, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर सकते हो बेटा, निरूपित कर सकते हो। अब वो दो तरीके कौन से होते हैं, एक होता है बेटा शब्द समीकरण। क्या होता है, शब्द समीकरण। अब शब्द समीकरण किसे कहते हैं बेटा, समझना। शब्द समीकरण का मतलब होता है जो आप किसी प्रक्रिया के अंदर कोई पदार्थ उपयोग में लेते हो, उनके नाम जो होते हैं वो हिंदी में लिखे जाते हैं। जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया था, यानी मैग्नीशियम धातु ली थी, तो मैग्नीशियम लिख देंगे अपन। इसके साथ ही हमने क्या करा था, वायु की उपस्थिति में इसका दहन कराया था। तो वायु के अंदर कौन सी गैस थी जिसके कारण उसका दहन हुआ था, ऑक्सीजन थी, तो ऑक्सीजन लिख लेंगे। अब आपको पता होगा बेटा, यहां पर आप देखो, जब हमने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाया था तो कौन सा पदार्थ बना था, मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड था ये किस कलर का था बेटा, श्वेत रंग का था, यानी श्वेत चूर्ण के रूप में हमें क्या हुआ था बेटा, प्राप्त हुआ था। अब आपने देखा होगा मैंने यहां पर क्या लिखा है, एक रासायनिक समीकरण लिखा है। अब यहां पर आप देखो बेटा, मैंने कुछ पदार्थ लेफ्ट साइड लिखे हैं और कुछ पदार्थ कहां लिखे बेटा, राइट साइड लिखे। लेफ्ट साइड लिखे जो पदार्थ है उन्हें बोला जाता है अभिकारक। क्या बोलते हैं बेटा उनको, अभिकारक। जो राइट साइड लिखे हुए हैं उनको बोला जाता है बेटा उत्पाद। अब अभिकारक उत्पाद किसे कहते हैं, वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। वे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनकर आते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ये तो हो गया बेटा प्रथम, मैंने कहा था दो तरीके हैं निरूपित करने के। तो ये शब्द समीकरण क्या हो गया, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या होता है, अब आप तो यहां पर केवल दो पदार्थ ले रहे थे तो इसमें से एक पदार्थ नया बन के आ गया था। अब सोचो बेटा, कभी कभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे पदार्थ ले लेते हैं, तो ऐसे में शब्द समीकरण लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि आप इसकी जगह रासायनिक समीकरण लिख सकते हो।
रासायनिक समीकरण का मतलब होता है बेटा कि जो भी आप पदार्थ उपयोग में ले रहे हो उनके आप क्या लिखोगे, प्रतीक लिखोगे। क्या लिखोगे, प्रतीक लिखोगे। जैसे रासायनिक समीकरण के अंदर हमने मैग्नीशियम लिया था, तो इसका प्रतीक क्या होता है बेटा, Mg। ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2। तीर हमेशा उत्पाद की दिशा को बताएगा। अभी आपने, मैंने कहा था इनका दहन हुआ था। जब भी कुछ ऐसे पदार्थ जिनके कोई प्रतीक नहीं होते, जैसे दहन हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, क्लोरोफिल हो गया, या आप एक्सेट्रा जो भी आप कुछ भी लोगे, जिनके कोई भी प्रतीक नहीं होते, तो वो आप तीर के ऊपर लिख सकते हो, और वो भी आप शब्दों में लिख सकते हो। जैसे दहन जो कर रहे हो उनको शब्दों में ना लिखकर आप किस में लिख सकते हो, प्रतीकों में लिख सकते हो। तो हम यहां पर देखो, हमने मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया करी थी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था, तो उनके सारे के सारे क्या लिख दिए बेटा, प्रतीक लिख दिए। मैंने और कहा कि जो पदार्थों का उपयोग आप किसी रासायनिक अभिक्रिया में लेते हो, जिनको आप क्या नहीं लिख सकते हो, प्रतीकों में नहीं लिख सकते हो, तो आप जो ये तीर का निशान है उसके ऊपर लिख सकते हो। जैसे प्रकाश संश्लेषण हो गया, दहन हो गया, क्लोरोफिल हो गया, कोई उत्प्रेरक ले लिया, ऐसे कुछ भी पदार्थ हो गए तीर के ऊपर लिखे जाएंगे। अगर कोई भी व्यक्ति इस रासायनिक अभिक्रिया को देखता, देखने के बाद में उसको ये चीज पता पड़ती कि हमें इन सभी तत्वों के बारे में, यौगिकों के बारे में, इनकी अवस्थाओं के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। क्योंकि आपको यहां पर देख के पता पड़ रहा है कि मैग्नीशियम हमने धातु लिया है, ऑक्सीजन कोई गैस ली है, ये तो हमें प्रक्रम करने के बाद में पता पड़ा है। अगर मैं आपके पहली बार ये लिख देता तो आपको समझ में आता, नहीं आता। तो आपने 9th क्लास के अंदर पदार्थ की अवस्था पढ़ी थी, और पदार्थ की कितनी अवस्था पढ़ी थी आपने, 3 पढ़ी थी, ठोस, द्रव और गैस। ठोस को सॉलिड बोलते हैं इसलिए एस लिखते हैं, द्रव को क्या बोलते हैं बेटा, लिक्विड बोलते हैं, उसको एल लिखते हैं, और गैस को क्या बोलते हैं बेटा, गैस ही बोलते हैं, तो उसको जी ही लिखते हैं। अब एक चौथी अवस्था भी होती है, या इसको अपन ऐसे कह देंगे, जब मान लो आपने नमक लिया, नमक बाहर की तरफ है तो कैसा है, ठोस अवस्था में। आपने नमक को किस में घोल दिया बेटा, पानी में घोल दिया, तो वो किस अवस्था में हो गया, गलित अवस्था में। जब भी कोई पदार्थ जो किस में घोला जाता है, पानी के अंदर घोला जाता है, और जो उसका मिश्रण बनता है उसको बोला जाता है जलीय मिश्रण। क्या बोलते हैं बेटा उसको, जलीय मिश्रण। और इसको बोला जाता है एक्वस, यानी AQ, ये इसका प्रतीक है। तो आप देखो बेटा, जब भी किसी पदार्थ की अवस्था लिखने हो तो प्रतीकों के राइट साइड लिखना है, और वो भी नीचे की तरफ लिखना है, और वो भी स्मॉल के अंदर ब्रैकेट लगा के लिखना है। इसी प्रकार गैस लिया था तो G, मैग्नीशियम ऑक्साइड चूर्ण के रूप में प्राप्त हुआ था, यानी S। ये क्या हो गया बेटा, एक कंकाली समीकरण बन चुका है। अब देखो बेटा, अभी हमने जितना भी पढ़ा है वो सब यहाँ पे क्या है बेटा, लिखा हुआ है। तो आपको ये PDF आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से आप इस वीडियो के साथ साथ इस PDF को भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। अब दूसरी चीज आती है कि रासायनिक समीकरण तो लिखना सीख गए हम, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं को किस प्रकार निरूपित तो करना सीख गए हम। अब रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करेंगे। अब बेटा देखो, हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करण। जिससे मैं एक समीकरण लिख देता हूं, ये समीकरण लिख दिया मैंने। अब आपको क्या करना है, पहला स्टेप, आपको एक सारणी बनानी है। सारणी के अंदर आपको क्या करना है, 3 ब्रैकेट बना लिए होंगे आपने। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पहला जो सारणी के अंदर पहला पॉइंट लिखना है वो लिखना है तत्व, दूसरे के अंदर लेफ्ट हैंड साइड, और तीसरे के अंदर क्या लिखना है, राइट हैंड साइड। अब आपको पता है वे पदार्थ जो लेफ्ट हैंड साइड होते हैं उनको क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है, और वे पदार्थ जो राइट हैंड साइड होते हैं उनको क्या कहते हैं बेटा, उत्पाद कहते हैं। आप लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड की जगह आप क्या लिख सकते हो बेटा, अभिकारक या उत्पाद भी लिख सकते हो। अब आपको क्या लिखना है, तत्व देखो इस रासायनिक अभिक्रिया में कौन कौन से तत्व है। फेरस दिख रहा है आपको, इसके साथ हाइड्रोजन दिख रहा है और ऑक्सीजन दिख रहा है।
अब आप एक बात देखो कि लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक की दिशा में फेरस कितना दिखाई दे रहा है आपको? 1 दिखाई दे रहा है। हाइड्रोजन कितना दिखाई दे रहा है? 2 दिखाई दे रहा है। ऑक्सीजन कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। तो यहां पे लिख दो 1 2 1। राइट हैंड साइड देखो कि आपको इस रासायनिक अभिक्रिया में जो तत्व है वो कितने कितने हैं। फेरस कितना है? 3 है। ऑक्सीजन कितना है? 4 है। और हाइड्रोजन कितना है भैया? 2 है। तो आप लिख सकते हो 3 4 2। अब आपको क्या करना है, पहला जो नियम है वो क्या कहता है कि छोटे नंबर को बड़े नंबर के बराबर करना है। छोटे नंबर को बड़े नंबर के बराबर करने के लिए आप क्या करोगे बेटा? उसको गुणा ही करोगे। क्या करोगे बेटा? गुणा। तो 1 को 3 बनाने के लिए मैं किससे इंटू करूंगा? 3 से। तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब आपको एक बात याद रखनी बेटा कि जिस नंबर से आप इंटू करते हो, मैंने इंटू किससे करा है? 3 से इंटू करा है, आप 3 ही लिखोगे। एक बात आप ये बात याद रखना बेटा, इन सभी तत्वों के चारों ओर क्या है बेटा? काल्पनिक बॉक्स है। इन बॉक्सों के अंदर आप किसी भी प्रकार से कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। जैसे आपने 3 से इंटू करा लेफ्ट हैंड साइड और आपको लगता है फेरस को भी 3 बनाना है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि फेरस के नीचे 3 लिख दोगे। फेरस के नीचे क्या लिख दोगे आप? 3 लिख दोगे। ये क्या हो जाएगा बेटा? गलत हो जाएगा। तो आपको जो भी नंबर आपने इंटू करा है वो इंटू हमेशा बॉक्स के क्या लिखोगे बेटा? आगे लिखोगे। कहां लिखोगे बेटा? आगे की तरफ लिखोगे। तो पहले स्टेप में क्या करना है, आपने लेफ्ट हैंड साइड फेरस को किससे इंटू करा था? 3 से इंटू करा था। तो फेरस के आगे क्या लिख दो बेटा? 3 लिख दो और वैसा का वैसा वापस से समीकरण उतार दो। चलो हमारा फेरस अभी के लिए क्या हो गया बेटा? संतुलित हो गया है। इसी प्रकार अब देखो आप ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोला मैंने? ऑक्सीजन मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना है बेटा? 1 है। राइट हैंड साइड कितना है? सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे। चलो मैं वापस से इधर सही लिख देता हूं। यहां पर ऑक्सीजन कितना था? 4 था। हाइड्रोजन कितना था? 2 था। अब देखो बेटा ऑक्सीजन देखो आप, ऑक्सीजन आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है? लेफ्ट हैंड साइड ये कितना दिखाई दे रहा है? 1 दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड कितना दिखाई दे रहा है? 4 दिखाई दे रहा है। आप क्या करोगे? छोटे नंबर को हमेशा बड़े नंबर के बराबर करना होता है। इसके लिए आप क्या करते हो? गुणा करते हो। तो मैं 4 से गुणा करूंगा, आंसर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब आपको पता है कि जिस नंबर से आप इंटू करते हो वही नंबर आपको क्या करना होता है? लिखना होता है। तो मैंने ऑक्सीजन से किस नंबर से इंटू करा था? 4 नंबर से इंटू करा था। किधर करा था? लेफ्ट हैंड साइड करा था। अब कई बच्चों का दिमाग क्या कहता है कि भैया H2 है भैया, इस H2O के अंदर अपन को तो ऑक्सीजन को 4 बनाना है, तो ऐसे 4 लिखते हैं, जो बहुत क्या है बेटा? बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना होता है। अब देखो बेटा मैंने क्या कहा था कि इन सभी यौगिकों और तत्वों के चारों तरफ क्या है बेटा? काल्पनिक बॉक्स है। तो आपने बॉक्स कहां बनाया? H2O के साथ ही बॉक्स बनाया पूरा। तो इस बॉक्स के आगे ही आप क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। तो सेकंड स्टेप के अंदर आप क्या लिखोगे? ये तो पहले से ही है, इसके 4 आगे लिख दोगे। लिख दिया। उसके बाद में वैसे का वैसे वापस क्या उतार दो बेटा? समीकरण उतार दो। अब ये आप यहां पर देखो, आपको पता था पहले ऑक्सीजन कितना था? 1 था। 1 से इंटू 4 करा तो कितना हो गया? 4 हो गया। बिल्कुल सही बात है। ऑक्सीजन पहले लेफ्ट हैंड साइड कितना था? 2 था। 2 से इंटू 4 होगा तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला कि बेटा किसी यौगिक में किसी तत्व को संतुलित करते समय उसके बाकी बचे तत्वों को एक बार देख लेना होता है। यानी आपने किसी यौगिक में किसी तत्व को संतुलित करा और बाकी उसमें कोई भी और अन्य तत्व है, संतुलित करने के पश्चात उनके नंबर भी क्या हो सकते हैं? चेंज हो सकते हैं। इसलिए आपको वो भी एक बार देख लेने होंगे। यानी हमारा जो हाइड्रोजन है वो लेफ्ट हैंड साइड 1 ना रहकर कितना हो गया भैया? 8 हो गया। अब इसलिए आपको राइट हैंड साइड भी 2 की जगह क्या करना पड़ेगा बेटा? 2 की जगह भी क्या करना पड़ेगा बेटा?
आपको अब राइट हैंड साइड 2 की जगह क्या करना पड़ेगा बेटा, 8 करना पड़ेगा। 8 करने के लिए आपको किस नंबर से इंटू करना पड़ेगा बेटा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। 4 से इंटू कर दिया, 4 से इंटू करने के बाद में कितना हो जाएगा बेटा, ये 8 हो जाएगा। अब आपने देखो बेटा कि राइट हैंड साइड जब आपने 4 से इंटू करा, किसको करा, हाइड्रोजन को करा है, तो बस 4 उसके आगे लिख दो। ये देखो अब ये पूरी अभिक्रिया क्या हो गई बेटा, संतुलित हो गई है। इस अभिक्रिया को हमने जिस विधि से क्या करा है, संतुलित करा है, उस विधि का नाम है हिट एंड ट्रायल विधि। इस विधि को आप क्या कर सकते हो बेटा, देख सकते हो कि हमने इस विधि को किस प्रकार उपयोग में लिया है। तो आप इसका क्या ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप इसको आगे इसी प्रकार करना है। चलो अपन एक और रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर लेते हैं, संतुलित कर लेते हैं, जिससे आपका ये जो टॉपिक होगा वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, क्लियर हो जाएगा। देखो अब अपन दूसरी अभिक्रिया लेते हैं, उस अभिक्रिया का नाम क्या है, H, यानी जल का निर्माण की अभिक्रिया। यानी हाइड्रोजन के साथ जब अपन ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है बेटा, H2O बनता है। इस अभिक्रिया को वैसे ही संतुलित करना है जैसे पहले अभिक्रिया संतुलित करी थी। सारणी बनानी, पहले अपन को सारणी बना ली। एक तरफ अपन क्या लिखते हैं, तत्व लिखते हैं, उसके बाद में लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद में राइट हैंड साइड। यहां पर तत्व कौन कौन से है बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। आप देखो लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना है, 2 है, ऑक्सीजन कितना है, 2 है। राइट हैंड साइड देखो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। या इसका मतलब क्या हुआ, हमारा अभी के लिए हाइड्रोजन संतुलित है और ऑक्सीजन असंतुलित है। यानी हमको एक को क्या बनाना पड़ेगा, 2 बनाना पड़ेगा। एक को 2 बनाने के लिए हम किस नंबर से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे। जिस नंबर से इंटू करते हैं उसी को लिखते हैं। इन सभी तत्व यौगिकों अणुओं के चारों तरफ क्या होता है, काल्पनिक बॉक्स होते हैं। इन बॉक्स के आगे ही लिखना होता है। यानी फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन हाइड्रोजन के हम ऑक्सीजन के आगे क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब देखो बेटा ये जो हमने 2 से इंटू करा है वो हम राइट हैंड साइड किसके आगे लिखेंगे बेटा, ऑक्सीजन के साथ। अब राइट हैंड साइड जो ऑक्सीजन है वो किसके साथ है बेटा, हाइड्रोजन के साथ है। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर अपन क्या करेंगे, इधर तो हमने किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ करी नहीं है, तो ये जो 2 है इस H2 अणु के आगे क्या कर देंगे बेटा, आगे लिख देंगे। अब देखो बेटा पहले ऑक्सीजन 1 था तो अब 2 हो गया, पहले हाइड्रोजन 2 था तो अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी राइट हैंड साइड हाइड्रोजन कितना हो गया बेटा, 4 हो गया। अगर आपको अब क्या करना होगा, इस 2 को भी क्या करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा। 2 को 4 बनाने के लिए अपन किस नंबर से इंटू करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आपने 2 से इंटू किधर करा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो हाइड्रोजन के आगे क्या लिख दोगे आप, 2 लिख दोगे और वापस वैसा का वैसा समीकरण लिख दोगे। तो अब ये आपको रासायनिक अभिक्रिया को किस प्रकार संतुलित करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित ही क्यों करते हैं। आपने 9th क्लास के अंदर एक नियम पढ़ा होगा जिसको बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही क्या होता है उसमें विनाश होता है। इसका मतलब क्या हुआ, जो अभी हमने अभिक्रिया करी थी उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। जैसे हमने हाइड्रोजन के साथ किसकी अभिक्रिया करी थी, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करी थी, तो क्या बना था बेटा, H2O बना था। अब आपको पता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। अब यहां पर आप देखो हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 है, और अणु कितने हैं, वो भी 2 है। तो 2 × 1 × 2। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 16 होता है। परमाणु कितने हैं यहाँ पर, 2 है। यहां आप देख सकते हो हाइड्रोजन यानी H2O के अणु आपको कितने दिखाई दे रहे हैं, 2 दिखाई दे रहे हैं। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन के परमाणु कितने हैं, 2 है। और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। यह आपने 9th क्लास में करना सीखा होगा।
अब आप देखो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4, 16 एकम 16, 16 2 32। अब यहां पर देखो आप, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का कितना था 16, हाइड्रोजन का कितना हो गया 2, तो 2 प्लस 16, तो 4 और 32 कितने होते हैं बेटा 36 होते हैं। कितने होते हैं 36 होते हैं। और 2 और 18 कितने, सॉरी 2 और 16 कितने होंगे 18 होंगे, तो 36 बराबर कितने हो गए 18 का 18, 18 2 36। यानी आप यहां पर देख सकते हो कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के क्या है बेटा बराबर है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान की उत्पत्ति होती है और ना ही विनाश होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम किसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या करते हैं संतुलित करते हैं। तो आप इस चैनल से जुड़े रह सकते हैं। आगामी वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे बेटा, हम इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे और बाकी चैप्टर को इसी प्रकार क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो आप इस चैनल को क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।